वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में बज़ोर कहा कि शरीयत तरमीमी कानून का किसी भारतीय शहरी पर नहीं पड़ेगा असर। लोकसभा में शुक्रिया की तहरीक का जवाब देते हुए अपोजिशन पर लोगों को गुमराह करने का लगाया इल्जाम। लोकसभा में सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक का जवाब देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने सरकार के फैसलों की रफ्तार पर सवाल करने पर अपोजिशन को बनाया हदफ तनकीद। कहा कि पिछले 70 सालों की सुस्त रवि को दूर करने के लिए उनकी सरकार को तेजी से करना है काम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने आर्टिकल 370 हटाकर मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ जम्मू कश्मीर के लोगों के एम्पावरमेंट को बनाया है यकीनी। कहा कि उन्हें जम्मू कश्मीर के लोगों पर है पूरा भरोसा। अमेरिका ने हिंदुओं व दीगर मजहबी अक़लियतों के इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान को बनाया हदफ तनकीद। वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने कहा कि अक़लियतें हैं पाकिस्तान हुकूमत का निशाना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रवा माली साल के लिए आखिरी माली पॉलिसी जायजा का किया ऐलान। सूद की अहम शरहों में नहीं की कोई तब्दीली। जीडीपी की शरह-ए-नमू 6% पर रहने की कही बात। दिल्ली में असेंबली इंतखाबात की तशरीह मुहिम खत्म। ख़ितामी दिन बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लीडरों ने झोंकी पूरी ताकत। 8 फरवरी को 70 रुकनी असेंबली के लिए होगी पोलिंग। आदाब नाज़रीन, इमरोज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बजट इजलास के दौरान सदर जमहूरिया के खिताब पर पेश किए गए शुक्रिया की तहरीक का जवाब दिया। इसके बाद लोकसभा से शुक्रिया की तहरीक को मंजूर कर लिया गया। बाद में राज्यसभा से भी इसको मंजूर कराना होगा। मरकजी हुकूमत सदर जमहूरिया के खिताब को बगैर किसी तरमीम के दोनों ऐवानों से मंजूर कराने को कोशा है। मेरी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार श्री राम जन्मस्थली पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए और इससे संबंधित अन्य विषयों के लिए एक बृहद योजना तैयार की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार एक स्वायत्त ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, ट्रस्ट का नाम होगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। ये ट्रस्ट अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर के निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। माननीय सर्वोच्च अदालत के आदेश अनुसार गहन विचार विमर्श और संवाद के बाद अयोध्या में 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को आवंटित करने का अनुरोध उत्तर प्रदेश सरकार से किया गया। इस पर राज्य सरकार ने भी अपनी सहमति प्रदान कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने शुक्रिया की तहरीक पर बहस का जवाब देते हुए कहा कि 5 नवंबर 1950 को पार्लियामेंट में नेहरू जी ने कहा था कि इसमें कोई शुबा नहीं है कि जो मुतासर अफराद भारत में सुकूनत इख्तियार करने आए हैं वो शहरियत मिलने के हकदार हैं और अगर इसके लिए कानून मौजूद नहीं है तो कानून में तब्दीली की जानी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 1950 में नेहरू लियाकत मुआहदा हुआ जो भारत पाकिस्तान में रहने वाले अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुआ था। इस मुआहदे में मजहबी अक़लियतों का जिक्र हुआ था। 1950 में नेहरू लियाकत समझौता हुआ। भारत और पाकिस्तान में रहने वाले माइनॉरिटी की सुरक्षा को लेकर के ये समझौता हुआ। समझौते का आधार पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार
नहीं होगा। पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं, जिसमें जो धार्मिक अल्पसंख्यक है, जिसकी बात हम बोल रहे हैं, उसके संबंध में नेहरू और लियाकत के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। अब कांग्रेस को जवाब देना होगा। नेहरू जैसे इतने बड़े सेक्युलर, नेहरू जैसे इतने बड़े महान विचारक, इतने बड़े विजनरी और आपके लिए सब कुछ, उन्होंने उस समय वहां की माइनॉरिटी के बजाय सारे नागरिक ऐसा शब्द प्रयोग क्यों नहीं किया? अगर इतने ही महान थे, इतने ही उदार थे, तो क्यों नहीं किया भाई? कोई तो कारण होगा। लेकिन इस सत्य को आप कब तक जुटलाओगे? भाइयों बहनों, माननीय अध्यक्ष जी और माननीय सदस्यगण, ये उस समय की बात है। ये मैं उस समय की बात बता रहा हूं। नेहरू जी समझौते में पाकिस्तान की माइनॉरिटी इस बात पर कैसे मान गए? जरूर कुछ न कुछ वजह होगी। जो बात हम बता रहे हैं आज, वही बात उस समय नेहरू जी ने बताई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें याद दिलाया जा रहा है कि क्विट इंडिया और जय हिंद का नारा देने वाले हमारे मुस्लिम ही थे। मुश्किल यही है कि कांग्रेस की नज़र में ये लोग हमेशा ही सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम थे, लेकिन हमारे लिए, हमारी नज़र में वो भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं। पाकिस्तान की बात बढ़ नहीं पा रही है। तब जब मैं हैरान हूं कि जिनको हिंदुस्तान की जनता ने सत्ता के सिंहासन से घर भेज दिया, वे आज उस काम को कर रहे हैं जो कभी ये देश सोच भी नहीं सकता। हमें याद दिलाया जा रहा है कि क्विट इंडिया का नारा देने वाले, जय हिंद का नारा देने वाले हमारे मुस्लिम ही थे। दिक्कत यही है कि कांग्रेस और उसकी नजर में ये लोग हमेशा ही सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम थे। हमारे लिए, हमारी नजर में वो भारतीय है, हिंदुस्तानी है। और वज़ीर-ए-आज़म ने कांग्रेस पर जमकर तनकीद की और कहा कि अगर वो आइन की अहमियत समझती तो जम्मू कश्मीर में भी इसका निफाज करती, लेकिन उसने नहीं किया। अगर संविधान इतना महत्वपूर्ण है जो हम मानते हैं, अगर आप मानते होते तो जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान का संविधान लागू करने में आपको किसने रोका? इसी संविधान के दिए अधिकारों से जम्मू कश्मीर के मेरे भाइयों बहनों को वंचित रखने का पाप किसने किया था? जो लोग आइडेंटिटी की बात करते हैं, 19 जनवरी 1990 वो काली रात, उसी दिन कुछ लोगों ने कश्मीर की आइडेंटिटी को दफना दिया था। कश्मीर की आइडेंटिटी सूफी परंपरा है। कश्मीर की आइडेंटिटी सर्वपंथ संभाव की है। कश्मीर के प्रतिनिधि मां लालदेड़, नंद ऋषि, सैयद बुलबुल शाह, मीर सैयद अली हमदानी, ये कश्मीर की आइडेंटिटी है। कांग्रेस पर जमकर हमला करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कांग्रेस के पास आइन बचाओ का मंत्र होना चाहिए, क्योंकि बार बार ये मंत्र पढ़ने से उसे अपनी गलती का एहसास होगा। जिन लोगों ने लोगों से जीने का कानून छीनने की बात कही थी, उन लोगों को बार बार संविधान बोलना ही पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा। जो लोग सबसे ज्यादा बार संविधान के अंदर बदलाव करने के प्रस्ताव को लाया है, उन लोगों को संविधान बचाने की बात बोले बिना कोई चारा नहीं है। दर्जनों बार राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया है, लोगों की चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त कर दिया है। उनके लिए संविधान बचाना
ये बोल बोल करके इन संस्कारों को जीने की आवश्यकता है। संविधान की वकालत के नाम पर दिल्ली और देश में क्या क्या हो रहा है वो देश भली भांति देख रहा है, समझ भी रहा है और देश की चुपकिदी कभी न कभी तो रंग लाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क की मईशत में बुनियादी ढांचे की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि इससे रोजगार और सनअतकारी में इजाफा होता है। आज हमने ट्रांसपेरेंसी के साथ 21वीं सदी आधुनिक भारत बनाने के लिए जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की कल्पना कर सकते हैं उस पर बल दिया है। लोगों और उनके सपनों को उड़ान देने की ताकत अगर कहीं में है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में होती है। एक बच्चे को स्कूल से जोड़ने का काम छोटा ही क्यों ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर करता है। एक किसान को बाजार से जोड़ने का काम इंफ्रास्ट्रक्चर करता है। एक गरीब प्रेग्नेंट मां को भी अस्पताल से जोड़ने का काम इंफ्रास्ट्रक्चर करता है। और इसलिए इरिगेशन से लेकर के इंडस्ट्री तक, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर तक, रोड से लेकर के पोर्ट तक और एयरवेज से लेकर के वाटरवेज तक हमने अनेक ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं। मुल्क की मईशत पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जनवरी 2019 से 2020 के दरमियान 6 बार जीएसटी महसूलात 1 लाख करोड़ से ज्यादा रहे। 2019 जनवरी से 2020 के बीच 6 बार जीएसटी रेवेन्यू 1 लाख करोड़ से ज्यादा रहा है। अगर मैं एफडीआई की बात करूं तो 2018 अप्रैल से सितंबर एफडीआई $22 बिलियन था। आज उसी अवधि में ये एफडीआई $26 बिलियन पार कर गया है। ये इस बात का सबूत है कि विदेशी निवेशकों का भारत के प्रति विश्वास बढ़ा है, भारत की अर्थव्यवस्था पर विश्वास बढ़ा है और भारत में आर्थिक क्षेत्र में अपार अवसर है, ये कन्विक्शन बना है, तब जाकर के लोग आते हैं। हमारा विजन ग्रेटर इन्वेस्टमेंट, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्रीज वैल्यू एडिशन और ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएशन पर है। वज़ीर-ए-आज़म ने बोडो मुआहदे का भी जिक्र किया और कहा कि इस मुआहदे की खुसूसियत ये है कि इसमें तमाम मुसल्लह ग्रुपों ने एक साथ खुद सुपुर्दगी की और ये कि अब बोडो की कोई मांग बाकी नहीं रही। कागज पे किए गए समझौतों से इतने सालों के बाद भी बोडो समस्या का समाधान नहीं हुआ। 4000 से ज्यादा निर्दोष लोग मौत के घाट उतारे गए। अनेक प्रकार की एक्सटॉर्शन, 50 प्रकार की बीमारियां समाज जीवन को जो संकट में डाले ऐसी होती चली गई। लेकिन इस बार के समझौते की एक विशेषता है, सभी हथियारी ग्रुप एक साथ आए हैं। सारे हथियार और सारे अंडरग्राउंड लोग सरेंडर किए हैं। और दूसरा, उस समझौते के एग्रीमेंट में लिखा है कि इसके बाद बोडो समस्या से जुड़ी हुई कोई भी मांग बाकी नहीं रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि शुमाल मशरिक का इलाका हमारे लिए वोट का तराजू नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि मुल्क के तरक्की में उनका पूरा इस्तेमाल हो। हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट वोट के तराजू से तोलने वाला क्षेत्र नहीं है। भारत की एकता और अखंडितता के साथ दूर दराज क्षेत्रों में बैठे हुए भारत के नागरिकों के लिए और उनके सामर्थ्य का भारत के विकास के लिए उपयुक्त उपयोग हो, शक्ति उनकी काम आए, देश को आगे बढ़ाने में काम आए, इस श्रद्धा के साथ वहां के एक एक नागरिक के प्रति अपार विश्वास के साथ आगे बढ़ने का हमारा प्रयास रहा है। विकास की जो आवश्यकताएं होती जो 21वीं सदी से जुड़ी हुई है, चाहे बिजली की बात हो, चाहे रेल पहुंचाने की बात हो,
चाहे हवाई अड्डे बनाने की बात हो, चाहे मोबाइल कनेक्टिविटी की बात हो, इन सब चीजों को हमने करने का प्रयास किया। और तेज रफ्तार तरक्की की बात करते हुए वजीर आजम ने कहा कि अगर हम कांग्रेस की राह पर चलते तो दुश्मन की इमलाक का इंतजाम करने के लिए हमें मजीद 50 साल इंतजार करना होता। अगर कांग्रेस के रास्ते हम चलते तो 50 साल के बाद भी शत्रु संपत्ति कानून का इंतजार देश को करते रहना पड़ेगा। 35 साल बाद भी नेक्स्ट जनरेशन लड़ाकू विमान का इंतजार देश को करते रहना पड़ेगा। 28 साल के बाद भी बेनामी संपत्ति कानून लागू नहीं होगा। 20 साल बाद भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति नहीं हो पाती। हमारी कोशिश है स्पीड भी बढ़े, स्केल भी बढ़े, डिटर्मिनेशन भी हो और डिसिसिवनेस भी हो, सेंसिटिविटी भी हो और सॉल्यूशन भी होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल आसाम के कोकराझार का दौरा करेंगे। वो तारीखी बोडो अमन और तरक्याती समझौते पर एक अवामी रैली से खिताब करेंगे। ये समझौता गुज़िश्ता माह की 27 तारीख को मरकज़, आसाम सरकार और मुख्तलिफ बोडो ग्रुपों के दरमियान हुआ था। समझौते के मुताबिक मरकज़ बोडो इलाकों में तरक्की के लिए आइंदा 3 बरस में 1,500 करोड़ रुपए का पैकेज देगा। वहाँ नौजवानों में इस सिलसिले में जोशो खरोश देखा जा रहा है। मकामी नौजवानों ने पीएम तक खैर मकदमी पैगाम पहुंचाने के लिए बाइक रैली का भी एहतमाम किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल होने वाले आसाम में कोकराझार दौरे की तफसीलात बताई। हमारे नुमाइंदे नीरज ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए कोकराझार के जो लोग हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और अवेयरनेस के लिए कि प्रधानमंत्री कोकराझार पहुंच रहे हैं ताकि लोगों को पता लग सके, उसके लिए एक बाइक रैली निकाली जा रही है। और अगर आप ये देखें कि मोदी जी वेलकम, मोदी जी लॉन्ग लाइव, बीटीआर वेलकम, इस तरह के नारे लगा के बाइकों पर ये जो बाइक सवार हैं पूरे शहर में घूमेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो मोदी जी को सुनने के लिए आ सकें। आप कहाँ जाएंगे आप लोग? बाथरमारी बोलते हैं हम लोग का, उधर गार्डन है, उधर से जाके दोटमा होके सिम्बरगांव फाटगांव होके उधर से खत्म हो जाएगा। तो ये क्या पूरे गांव आप लोग गांव जा रहे हैं लोगों को बताने के लिए कि मोदी जी आ रहे हैं? हाँ, यही बताने के लिए हम लोग गांव जा रहे हैं और मोदी जी को वेलकम करने के लिए सब इकट्ठे होके वेलकम करने के लिए सूचना देने जा रहे हैं। ये अगर आप देखें सैकड़ों की संख्या में जो बाइक सवार हैं, जो यूथ हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं और उसके अलावा कोकराझार के अलग अलग जो हिस्से हैं वहाँ पर ये बाइक सवार जाएंगे ताकि जो लोग हैं उनको जागरूक किया जा सके। ये अगर आप बैनर देखें कि बाइक रैली है, बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो फोटो है वो है और वेलकम करने के लिए ये बाइक सवार यहाँ से अपनी बाइक रैली स्टार्ट कर रहे हैं ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें। और सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों का मानना है कि जो समझौता हुआ है उससे काफ़ी खुश हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वेलकम करने के लिए ये पूरी तरीके से तैयार हैं। कैमरामैन कुमार दत्त और अपने सहयोगी विकास गुप्ता के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, कोकराझार। और हमारे नुमाइंदे नीरज सिंह के साथ खास बातचीत में आसाम के वज़ीर आला सर्बानंद सोनोवाल ने वज़ीर आज़म के दौरे को बेहद अहम बताया। 7 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोकराझार आ रहे हैं। इस समय हमारे साथ असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। सर, कितना बड़ा दिन है असम की दृष्टि से देखें तो? ये असम के लिए भी है, देश के लिए भी है, बहुत बड़ा दिन है क्योंकि देश का अभिन्न अंग ये नॉर्थ ईस्ट, लेकिन 50 साल की ये जो पुरानी समस्या को हाल निकालने में कांग्रेस ने 55 साल तक राज करने का बावजूद उन्होंने कुछ समाधान के लिए कोई भी रास्ता नहीं निकाल पाया। लेकिन मोदी जी
पहला प्रधानमंत्री है जिन्होंने इतना बड़ा काम असम के लिए, देश के लिए किया है। ये असम के लिए और देश के लिए ऐतिहासिक क्षण है। जो काम उन्होंने किया है, इसके जरिए अगले दिनों में सिर्फ असम नहीं, सारा नॉर्थ ईस्ट विकास के रास्ते पर जोर से चलने लगेंगे, क्योंकि असम और नॉर्थ ईस्ट के लोग आज खुश हैं। इसलिए अगली 7 फरवरी को हम लोगों ने आमंत्रण किया है मोदी जी को। एक्ट ईस्ट पॉलिसी प्रधानमंत्री की एक बड़ी पॉलिसी रही है और पिछले 50 साल से ये क्षेत्र डिस्टर्ब रहा है। इस समझौते के बाद उम्मीद की जा रही है कि अब जो शांति है बरकरार रहेगी। अब तो ऐसा माहौल बन गया है कि सबको ऐसा लगने लगा है कि हम अभी आगे जा पाएंगे विकास के रास्ते पर। बाकी जैसे प्रदेश जोर से चलने लगा है, उसी हिसाब से हम भी चल पड़ेंगे। लोग मानते हैं कि सुनहरा मौका है हमको आगे बढ़ने का, विकास के रास्ते पर चलने का। मुझे लगता है कि देश के लिए ये बहुत बड़ा खबर है, बहुत बड़ा कदम है, और सिर्फ मोदी जी ही ऐसा एक मतलब ऐतिहासिक कदम उठा सकते हैं। ये जो समझौता है वो न केवल असम के लिए बल्कि पूरे पूर्वोत्तर के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। इसके साथ साथ ही उन्होंने ये कहा कि क्षेत्र के विकास में भी ये समझौता एक बड़ी भूमिका निभाएगा। कैमरामैन कुमार दत्त और अपने सहयोगी विकास के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, कोकराझार। और हमारे नुमाइंदे नीरज सिंह ने बोडो खवातीन से भी खास बातचीत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 तारीख को कोकराझार आ रहे हैं और बोडो लोगों के साथ जिस तरीके का समझौता हुआ है, निश्चित तौर पर उसको लेकर काफ़ी खुश हैं यहाँ के लोग। और कुछ बोडो महिलाएं भी इस समय हमारे साथ हैं जो कोकराझार में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, समझौता हुआ उसके बाद आपको लगता है कि अब बदल जाएगा सब कुछ? हम तो बहुत खुश है, प्रधानमंत्री इधर आ रहे हैं हमारे इधर, हम बहुत खुश है। 3rd बोडो एकॉर्ड को हम लोग बहुत हिस्टोरिक मानते हैं और हम लोग खुश हैं और हम लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ के जितने लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज़ है उसको 3rd एकॉर्ड में रिजोल्यूशन के तौर पे लाए हैं। तो हम चाहते हैं उसके जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंटेशन हो। बोडो समुदाय के जो लोग हैं वो बहुत खुश जश्न मना रही है, और इससे सबसे ज़्यादा खुश इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, और हमें विश्वास है कि मोदी जी हमारे जो बोडो लोगों की जो प्रॉब्लम्स है बोडो समुदाय की, वो जल्द से जल्द वो ठीक कर देंगे, सॉल्व कर देंगे हमारी प्रॉब्लम्स को। ये बोडो महिलाएं थी, इनका मानना है कि प्रधानमंत्री से उम्मीद है और उनको लगता है कि इस समझौते के बाद इस इलाके की जो प्रॉब्लम है, इन लोगों की जो समस्या है वो दूर हो जाएंगी। और ख़ास तौर से जो बोडो महिलाएं, क्योंकि जब हिंसा होती थी तो निश्चित तौर पर सबसे ज़्यादा जो सफ़र है वो महिलाएं करती थी। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, कोकराझार। और निर्भया इज्तिमाई इस्मत दरी और कत्ल मामले में मौत की सज़ा पाने वाले 4 कसूरवारों को फांसी देने से मुतालिक मरकज़ की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट कल समाअत करेगा। इससे कबल इन कसूरवारों की फांसी की सज़ा पर रोक के खिलाफ मरकज़ की अर्जी को दिल्ली हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया था। मरकज़ की जानिब से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल KM नटराजन ने जस्टिस NV रमन, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच के सामने अर्जी पर फौरी समाअत की अपील की। नटराजन ने अदालत को बताया कि जेल इंतजामिया मामले के कसूरवारों को फांसी देने के कासिर है, जबकि उनकी नजर सानी की अर्जियां मुस्तरद भी कर दी गई हैं और इस्लाही दरख्वास्तें और इनमें से 3 की रहम की दरख्वास्त भी मुस्तरद हो चुकी है। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने निर्भया मामले के कसूरवारों की सजा में ताखीर के लिए केजरीवाल हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 2016 में दिए गए फैसले के बाद दिल्ली हुकूमत ने अगर इसका नोटिस लिया होता तो अब तक कसूरवारों को सजा मिल जाती। वहीं दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी तशहीर आज शाम खत्म हो गई। सभी पार्टियों ने वोटरों को लुभाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की तरफ से मरकजी वजीर और पार्टी के साबिक सदर अमित शाह और मौजूदा कौमी सदर JP नड्डा ने भी कई रोड शो किए। दिल्ली की सभी 70 असेंबली सीटों के लिए शनिचर को पोलिंग होगी और 11 फरवरी को वोटों की गिनती होगी। मौजूदा दिल्ली असेंबली की मुद्दत-ए-कार 22 फरवरी को खत्म हो रही है और दिल्ली में 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं। इसी के लिए शहरियों को पोलिंग मराकज़ पर दस्तयाब बुनियादी सहूलियात के बारे में मालूमात होनी चाहिए, जैसे कि सीनियर सिटीजन और दिव्यांगों के लिए
रैंप, रजाकारों के लिए सहूलतें, राय दहिंदगान के लिए हेल्प डेस्क और पीने का पानी, छोटे बच्चों के साथ खवातीन राय दहिंदगान के लिए क्रंच की फरहमी, इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मेडिकल किट, मर्दों और खवातीन के लिए अलग अलग कतारें, पोलिंग मराकज़ के लिए लेआउट के साथ निशान-ए-ज़द मकामात, दिव्यांग अफराद के लिए ट्रांसपोर्ट सहूलतें वगैरह शामिल हैं। और शहरी अब आज़ादाना व मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए सी विजिल ऐप के ज़रिए मिसाली ज़ाब्ता अखलाक और अखराजात से मुतालिक खिलाफ वर्जियों की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके तहत अब पैसे बांटने, शराब या मंशियात बांटने, असला व गोला बारूद की नुमाइश करने जैसी खिलाफ वर्जियों की इत्तला दी जा सकती है। शहरी ऑटो लोकेशन की सहूलत के साथ खिलाफ वर्जियों की लाइव तस्वीर या वीडियो बना सकते हैं और उन्हें अपलोड कर सकते हैं। जुर्म की जगह को ट्रैक किया जाएगा और इस पर कार्रवाई की जाएगी। हर शिकायत पर हो रही कार्रवाई की सूरत हाल 100 मिनट के अंदर अपडेट की जाएगी। इस अपडेट को अब ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। और आरबीआई ने अपनी माली पॉलिसी के जायजे में शरह सूद में कोई तब्दीली नहीं की है। रेपो रेट की शरह 5.15% पर बरकरार रखी गई है। बजट और इक़्तिसादी जायजे के बाद आने वाली इस नई पॉलिसी की शरह सूद के लिहाज से काफ़ी अहमियत है। The Union Budget 2021 has introduced several measures to provide an impetus to growth, including the emphasis on boosting the rural economy and infrastructure, income tax rate adjustments, GST reductions and corporate tax cuts in September 2019. और आरबीआई ने माली साल 2020-21 के लिए शरह तरक्की का तखमीना 6% रखा है, यानी कि आरबीआई के मुताबिक 2020-21 में मुल्क की तरक्की की शरह 6% रह सकती है। इनमें अगले माली साल की पहली शिशमाही में शरह तरक्की 5.5 से 6% और तीसरी सहमाही में 6.2% रहने का इम्कान है। और मुल्क भर में कोरोना वायरस से निपटने की तमाम कोशिशों के दौरान मरकजी काबीना ने बुध के रोज अपनी मीटिंग में एयर इंडिया की उस क्रू टीम की तारीफ की है जिसने 600 से ज्यादा भारतीय शहरियों को चीन के वुहान से भारत वापस लाने में अहम किरदार अदा किया। इस दौरान काबीना सेक्रेटरी राजीव गौबा ने बुध को कोरोना वायरस पर मीटिंग की। इस मीटिंग में चीन से आने वाले लोगों के लिए रहनुमा खतूत जारी किए गए हैं, जिसके तहत अब चीन से सफर करने वाले किसी भी गैर मुल्की शहरी के लिए मौजूदा वीज़ा अब दुरुस्त नहीं है। इसके अलावा सफ़र करने के ख्वाहिशमंद भारतीय मुसाफिर वीज़ा के लिए चीन में वाक़ सिफारत खानों में नए सिरे से दरख्वास्त दे सकते हैं। इस बारे में पहले से ही जारी रहनुमा खतूत के मुताबिक आने वाले सभी लोगों को अलहदा रखा जाएगा। एहतियात के तौर पर रियासतों में कम्युनिटी सतह की निगरानी बढ़ाई गई है और अभी तक 900 से भी ज़ायद परवाज़ों से आने वाले 1 लाख से भी ज़्यादा मुसाफिरों की जाँच की गई है। इस दौरान चीन के वुहान से भारत लौटे 5 लोगों को सफदरजंग अस्पताल और 5 को फौज के अस्पताल में जांच के लिए दाखिल किया गया है, जिनकी जांच मनफी आई है, यानी कि इनमें कोरोना वायरस की अलामत नहीं पाई गई है। पाकिस्तान में हिंदुओं पर होने वाले मजालिम और मजहबी इस्तेसाल की खबरों की भारत मुसलसल मजम्मत करता रहा है। इस पर अब अमेरिका ने भी मुहर लगा दी है। अमेरिका ने ऐसे ममालिक के नाम बताए हैं जहां मजहब की बुनियाद पर लोगों का इस्तेसाल होता है। इनमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। अमेरिका ने बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी इत्तेहाद लॉन्च किया है, जो पूरी दुनिया में मजहबी आज़ादी के लिए की गई पहली कोशिश है। इसी दरमियान अमेरिका ने पाकिस्तान में मजहबी अक़लियतों के हुकूक़ इंसानी के खिलाफ वर्जी पर तशवीश का इजहार किया है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने दहशतगर्दों और इंतहा पसंदों की मजम्मत की और कहा कि जो लोग मजहबी अक़लियतों को निशाना बनाते हैं वो गलत हैं। और इसी के साथ ही इमरोज़ से ख़िताम पजीर होता है। इजाज़त दीजिए, आदाब।